नमस्कार, मैं हूं पवन साहू। आज हम इस वीडियो के माध्यम से भूगोल की कक्षाएं प्रारंभ करेंगे। भूगोल जो विषय है उसको आज हम पढ़ेंगे। ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई, इस पर निहारिकाएं कैसे बनी, ये हमारा टॉपिक होगा। तारों के जीवन चक्र के बारे में पढ़ेंगे, आकाशगंगाओं को पढ़ेंगे और आज का जो क्लास है वो तारामंडल तक रहेगा। भूगोल जो विज्ञान है वो अंग्रेजी में जियोग्राफी कहलाता है। ये जो जियोग्राफी है दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है। पहला है जियो, जिसका अर्थ होता है भू या पृथ्वी। दूसरा शब्द है ग्रेफो। ग्रेफो का अर्थ होता है वर्णन, पृथ्वी का वर्णन ही कहलाता है जियोग्राफी या भूगोल। पढ़ते हैं ब्रह्मांड को। ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई, इसके बारे में अनेक जो वैज्ञानिक हैं उन्होंने अपनी अपनी अवधारणाएं प्रस्तुत की है। सर्वमान्य जो अवधारणा है वो है बिग बैंग थ्योरी या महाविस्फोटक सिद्धांत। ये जो बिग बैंग थ्योरी है उसे सर्वप्रथम दिया था बेल्जियम के वैज्ञानिक जिसका नाम था जॉर्ज लेमात्रे। ये जो जॉर्ज लेमात्रे है उसने बिग बैंग थ्योरी या महाविस्फोटक सिद्धांत में बताया है कि पूर्व काल में इस खुले क्षेत्र में कुछ भी नहीं था, तब केवल एक ही प्रकार की संरचना थी जिसे उन्होंने कहा है गोलीय सघन पिंड। अर्थात इस विस्तृत खुले क्षेत्र में केवल एक ही प्रकार की संरचना थी जिसे उन्होंने कहा है गोलीय सघन पिंड। ये जो गोलीय सघन पिंड है इसमें समय के साथ विस्फोट हुआ। इसी विस्फोट को कहा गया है बिग बैंग। जब इस गोलीय पिंड में विस्फोट हुआ तो इसमें जो पदार्थ थे वो सारे पदार्थ इसके केंद्र से बाहर की ओर निकलना शुरू हुए, अर्थात फैलना शुरू हुए। बिग बैंग जब हुआ तो इस गोलीय पिंड से अनेक संरचनाएं निकली, जिन संरचनाओं को आज हम निहारिका या तारे, तारों के आसपास ग्रह, उपग्रह, नक्षत्र या धूमकेतु आदि के नाम से जानते हैं। अर्थात बिग बैंग से ये जो सारी संरचनाएं निकली हैं जैसे कि निहारिका, तारे, ग्रह, उपग्रह, नक्षत्र, धूमकेतु, इन सारी संरचनाओं को सम्मिलित रूप से एक साथ ब्रह्मांड की संज्ञा दी गई। तो हमने जाना कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति से संबंधित सिद्धांत है बिग बैंग, जिसे महाविस्फोटक सिद्धांत भी कहा गया है। महाविस्फोटक सिद्धांत दिया है बेल्जियम के वैज्ञानिक जॉर्ज लेमात्रे ने। इसमें एक सघन गोलीय पिंड की कल्पना की गई है। इस गोलीय पिंड में विस्फोट हुआ। विस्फोट होने के पश्चात इससे निकली है निहारिकाएं, तारे, ग्रह, उपग्रह, नक्षत्र आदि संरचनाएं, और इन सभी संरचनाओं को एक साथ यूनिवर्स की संज्ञा दी गई है। आगे हमें जानना है कि निहारिकाएं क्या होती हैं। निहारिका, निहारिका को ही नेब्यूला कहा गया है। निहारिका अर्थात नेब्यूला क्या है, इसके बारे में चर्चा करते हैं। हमने अभी पढ़ा कि बिग बैंग अर्थात उस महाविस्फोट से निहारिकाएं निकली थी। निहारिकाएं वास्तव में उस विस्फोट से निकली हुई गैस और धूल के बादल होते हैं। अर्थात
धूल और गैसों से भरा हुआ एक बादल जो निकला हुआ है उस बिग बैंग से, उसे कहा है निहारिका। इस निहारिका में प्रमुख रूप से जो गैस होती है वो होती है हाइड्रोजन। दूसरे प्रकार की जो गैस है वो है हीलियम। अर्थात दो प्रमुख गैसें इस निहारिका में पाई जाती है, धूल और गैसों के बादल में पाई जाती है, वो है हीलियम और हाइड्रोजन। सबसे ज्यादा हाइड्रोजन इसमें पाया जाता है। और बिग बैंग से ये निहारिका निकली हुई है और विस्फोट जब हुआ तो उस विस्फोट से सारे जो पदार्थ निकले हैं वो केंद्र से बाहर की ओर मूव कर रहे हैं, जा रहे हैं, गति कर रहे हैं। इस गति के कारण ही इसमें उपस्थित जो गैसें हैं वो आपस में टकराती हैं और टकराकर रगड़ खाती हैं, अर्थात उनके बीच घर्षण होता है। तो उन धूल कणों में घर्षण होने से ताप उत्पन्न होता है, घर्षण, और घर्षण से ताप उत्पन्न होता है। आप सामान्य सी प्रक्रिया में अगर देखेंगे तो आप ठंड के दिनों में दोनों हाथों में जब रगड़ते हैं तो अपने हाथों में एक गर्मी सी पैदा हो जाती है, ताप उत्पन्न होता है। ठीक उसी प्रकार घर्षण होने से ताप उत्पन्न होता है इन निहारिकाओं में। और ये जो ताप है वो जब लगभग 1 करोड़ डिग्री सेंटीग्रेड तक बढ़ जाता है, तब इस ताप पर इस निहारिकाओं में उपस्थित हाइड्रोजन के 4 अणुओं का, नाभिकों का संलयन होना शुरू होता है। संलयन का अर्थ है हाइड्रोजन के नाभिकों का आपस में जुड़ना। हाइड्रोजन के नाभिक जब इस संलयन की प्रक्रिया में आपस में जुड़ेंगे तब इससे एक अणु हीलियम का बनता है। हाइड्रोजन का संलयन हुआ, हीलियम बना। हीलियम बनने के पश्चात इस प्रक्रिया में, संलयन की प्रक्रिया में भारी मात्रा में ऊर्जा निकलती है। ये जो ऊर्जा है वो प्रकाश के रूप में निकलती है। प्रक्रिया हमने पढ़ी, निहारिकाएं गैस और धूल के बादल हैं। सबसे ज्यादा जो गैस है वो है हाइड्रोजन। जब निहारिकाओं में धूल के कणों में घर्षण होता है, ताप उत्पन्न होता है। ताप जब 1 करोड़ डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ जाता है तब उस ताप पर हाइड्रोजन के जो नाभिक हैं उनका संलयन प्रारंभ होता है, जिससे हीलियम के अणु बनते हैं और इससे ऊर्जा निकलती है और ऊर्जा ही प्रकाश के रूप में बाहर की ओर फैल जाती है। अब एक ऐसी संरचना है जिससे लगातार प्रकाश निकल रहा है। ये सारी प्रक्रियाएं निहारिकाओं के अंदर हो रही हैं। एक ऐसी संरचना जिससे लगातार प्रकाश निकल रहा है, तो इसी संरचना को कहा गया है तारा या स्टार। तो कहने का अर्थ ये है कि निहारिकाओं से ही बाद में, अर्थात हाइड्रोजन के संलयन से जो ऊर्जा निकली है उसके बाद तारों का जन्म होता है। इसीलिए इन निहारिकाओं को तारों का पालना कहा गया है। तो तारों का पालना है, तारों का जन्म स्थल है निहारिकाएं। तो इस तरह से तारे का जन्म होता है। अगला हमारा जो विषय है, टॉपिक है, वो है तारों का जीवन चक्र। तारों का जीवन चक्र या लाइफ साइकिल। हमने अभी देखा कि निहारिकाओं से तारों की उत्पत्ति होती है, तारों का जन्म होता है। जो तारे हैं उसे उसके आकार के आधार पर अलग अलग नाम दिए गए हैं। तो 3 प्रकार के मुख्य तारे पाए जाते हैं। पहला जो तारा होता है उसे कहा गया है छोटा तारा।
छोटे तारे को कैसे कैटेगराइज किया गया है? हमारा जो सूर्य है उससे आकार में 1.5 गुना बड़े, अर्थात सूर्य से 1.5 गुना तक बड़े तारे को नाम दिया गया है छोटा तारा, या इसे ही सूर्य की तरह तारा कहा गया है। तो पहला तारा है छोटा तारा जो कि सूर्य से 1.5 गुना तक बड़ा है। दूसरा जो तारा है उसे कहा गया है मध्यम तारा। हमारा जो सूर्य है उससे 3 गुना तक बड़े तारे को, सूर्य से 3 गुना तक बड़े तारे को कहा गया है मध्यम तारा। मध्यम तारे को ही दानव तारा भी कहा गया है। दानव तारा या इसे ही जायंट स्टार कहते हैं। तीसरे प्रकार का जो तारा है वो है बड़ा तारा। बड़े तारे को सुपर जायंट स्टार या महादानव तारा भी कहा गया है। बड़ा तारा जो है वह सूर्य से 3 गुना से अधिक बड़ा होगा। सूर्य से 3 गुना से अधिक बड़े तारे को कहा गया है बड़ा तारा, या अभी हमने नाम बताया इसका सुपर जायंट, महादानव तारा। तो 3 प्रकार के तारे हो गए, छोटा तारा, मध्यम तारा और बड़ा तारा। तारों के आकार के आधार पर, साइज के आधार पर जो इनके नाम दिए गए हैं उसे भारतीय मूल के अमेरिकी वैज्ञानिक, अर्थात उनका जन्म मूल स्थान जो है वो भारत है, लेकिन अमेरिका के उनको राष्ट्रीयता प्राप्त है, वहां रहते हैं, वहां के वैज्ञानिक थे। तो भारतीय मूल के अमेरिकी वैज्ञानिक जिनका नाम था एस चंद्रशेखर। इस एस चंद्रशेखर ने तारों का अध्ययन किया और तारों के अध्ययन के पश्चात बताया कि कोई तारा यदि सूर्य से 1.5 गुना तक बड़ा होगा तो उसे छोटा तारा कहेंगे। तो 1.5 गुना तक की ये जो सीमा है उसे निर्धारित की थी इस एस चंद्रशेखर ने। तो इस सीमा को, अर्थात सूर्य से 1.5 गुना तक के बड़े तारे की जो सीमा है उसे ही चंद्रशेखर की सीमा कहा गया है। तो चंद्रशेखर की सीमा क्या है? तो सूर्य से 1.5 गुना तक के बड़े तारे को छोटा तारा कहेंगे। ये है चंद्रशेखर की सीमा। आगे बढ़ते हैं। लाइफ साइकिल या तारों का जो जीवन चक्र है वो अलग अलग होता है। छोटे तारे में अलग होगा, मध्यम तारे में अलग होगा और बड़े तारे में अलग होगा। एक एक को हमें पढ़ना है। छोटा तारा सबसे पहले हम लेंगे। छोटा तारा, छोटा तारा अर्थात सूर्य की तरह तारा जो कि सूर्य से 1.5 गुना बड़ा होगा। इस तारे में मान लीजिए यह है एक छोटा तारा। तारे की जो ऊर्जा का स्रोत है, सोर्स है, वो उसमें होने वाली संलयन की प्रक्रिया है। इस संलयन की प्रक्रिया में अभी हमने कहा कि हाइड्रोजन के अणु जुड़ते हैं और संलयन जब इसका होता है, जुड़ता है, तब हीलियम के अणु बनते हैं और इससे ऊर्जा निकलती है। जो ऊर्जा प्रकाश के रूप में होती है, अर्थात इस तारों की ऊर्जा का स्रोत है हाइड्रोजन का संलयन, जिससे कि प्रकाश निकलती है। और स्रोत है हाइड्रोजन और हाइड्रोजन बदल जा रहा है हीलियम में। जैसे जैसे संलयन की प्रक्रिया आगे बढ़ती है, इस तारे में हाइड्रोजन की कमी होती जाती है, क्योंकि हाइड्रोजन जो है वो हीलियम में बदल रहा है और हीलियम की मात्रा बढ़ती जाती है। जब इस तारे में हाइड्रोजन धीरे धीरे समाप्त होने लगता है, तब ये जो तारा है वो भी समाप्ति की ओर, अर्थात मृत्यु की ओर आगे बढ़ता है।
छोटा तारा जब उसमें हाइड्रोजन कम होने लगता है, समाप्त होने लगता है, तब इस छोटे तारे में इसका जो केंद्र है, तारों को दो भागों में बांट देते हैं। पहला जो है बाह्य क्षेत्र और बीच का जो है उसे कहा गया है कोर या क्रोड। बीच का जो पोर्शन है उसे कोर या क्रोड कहा गया है और यह है बाह्य क्षेत्र। जब इसमें हाइड्रोजन समाप्त होने वाला होता है छोटे तारे में, तब इसका जो बाह्य क्षेत्र है वो बाहर की ओर फैलने लगता है। बाहर की ओर फैलेगा और इसका जो कोर है, केंद्रीय भाग है, वो अंदर की ओर सिकुड़ना शुरू होता है। अर्थात दो प्रकार की प्रक्रियाएं हो रही है। एक है इसका जो बाह्य क्षेत्र है वो बाहर की ओर फैल रहा है और विशाल होते जा रहा है, और केंद्र है जो कोर है वो अंदर की ओर सिकुड़ते जा रहा है। जब ये तारा इस अवस्था में पहुंच जाता है तो ये तारा अपने आसपास की अन्य संरचनाओं को, जैसे ग्रह वगैरह हैं या फिर धूमकेतु है, एस्टेरॉयड है, छोटी छोटी गैलेक्सीज हैं, इन सभी को अपने आप में वो समाहित करने लगती हैं। ये जो केंद्रीय भाग है, बाह्य भाग तो दानव में चेंज हो गया, ये जो केंद्रीय भाग है उसे हमने कहा केंद्रीय भाग अंदर की ओर सिकुड़ता है। जब ये केंद्रीय भाग अंदर की ओर सिकुड़ता है तो इसमें जो मुख्य तत्व जो बचा होता है वो होता है हीलियम। हाइड्रोजन तो समाप्त होने की कगार पर है, समाप्त होने वाला है, तभी तारे की मृत्यु होने वाली है। जो अगला जो अणु है वो बना हुआ है आपके हीलियम का, अर्थात इस कोर में अब हीलियम ही उपस्थित है। जब हीलियम इसमें उपस्थित है तो आगे की प्रक्रिया में हीलियम के अणु जुड़ने शुरू हो जाते हैं। अत्यधिक दाब के कारण हीलियम के अणु जुड़ने शुरू हो जाते हैं और हीलियम के अणु जुड़ने से फिर से ऊर्जा निकलती है। ये जो ऊर्जा निकलती है वो सफेद होती है। जो ऊर्जा निकलती है उससे प्रकाश निकलता है और ये जो प्रकाश है वो सफेद रंग का होता है। सफेद प्रकाश जब ये उत्पन्न करता है तो इस कोर वाले भाग को कहा गया है श्वेत वामन या व्हाइट ड्वार्फ। तो श्वेत वामन की उत्पत्ति हो रही है छोटे तारे के हाइड्रोजन समाप्त होने पर। तो छोटा तारा अंतिम अवस्था में श्वेत वामन या व्हाइट ड्वार्फ में बदल जाता है। इस तरह से उसकी मृत्यु हो जाती है, उसका जो जीवन चक्र है वो समाप्त हो जाता है। अगला जो तारा है वो है मध्यम तारा। मध्यम तारे में भी हाइड्रोजन समाप्ति की स्थिति में दो प्रकार की प्रक्रियाएं होती हैं। पहला, उसका जो बाह्य क्षेत्र है वो बाहर की ओर फैलेगा, ठीक वही प्रक्रिया जो छोटे तारे में हुई है। बाहर का जो क्षेत्र है वो बाहर की ओर फैलेगा और जो केंद्र है वो अंदर की ओर सिकुड़ेगा। छोटे तारे में हमने कहा कि जो केंद्र है वो व्हाइट ड्वार्फ या श्वेत वामन के रूप में बदल गया था, लेकिन इस मध्यम तारे में ये जो केंद्रीय भाग है उसमें विस्फोट होता है, अर्थात ये ब्लास्ट होता है, फूटता है। जब ये ब्लास्ट होता है तो इसी ब्लास्ट को कहा गया है, विस्फोट को कहा गया है सुपरनोवा विस्फोट या सुपरनोवा ब्लास्ट घटना हुई है। इस सुपरनोवा विस्फोट के पश्चात इस केंद्रीय भाग से, कोर से न्यूट्रॉन निकलने लगते हैं। इसी कारण इस तारे को न्यूट्रॉन स्टार भी कहा गया है। मध्यम तारा कोर में सुपरनोवा विस्फोट हुआ जिससे न्यूट्रॉन निकले। न्यूट्रॉन निकले तो इस संरचना को न्यूट्रॉन स्टार कहा गया है। न्यूट्रॉन जो है वो स्पंदन के रूप में निकलते हैं, पल्स के रूप में।
रुक रुक कर निकलते हैं। तो इसे ही न्यूट्रॉन स्टार को ही पल्सर स्टार भी कहा गया है, पल्सर स्टार। तो यहां पर हमने देखा मध्यम तारा हाइड्रोजन समाप्त होने पर उसका जो केंद्र है वो अंदर की ओर सिकुड़ता है, जिसमें सुपरनोवा विस्फोट होता है। न्यूट्रॉन उससे निकलते हैं तो न्यूट्रॉन स्टार। न्यूट्रॉन चूंकि पल्स के रूप में निकलते हैं, स्पंदन के रूप में निकलते हैं, इसलिए उसे पल्सर स्टार भी कहा गया है। ये जो सुपरनोवा विस्फोट है वो विश्व की सर्वाधिक चमकीली घटना मानी गई है। सबसे चमकीली घटना इसे कहा गया है सुपरनोवा विस्फोट को, जो होता है मध्यम तारे में। दूसरे प्रकार का तारा हुआ ये। तीसरा जो तारा है वो है बड़ा तारा। बड़े तारे में फिर वही प्रक्रिया होगी, हाइड्रोजन समाप्त होगा तो उसका जो बाहरी पोर्शन है वो बाहर की ओर फैलेगा और आसपास की संरचनाओं को अपने में समाना शुरू करेगा। इसका जो केंद्र है फिर से अंदर की ओर सिकुड़ेगा और फिर से इसमें सुपरनोवा विस्फोट होगा। लेकिन अंतर यह है मध्यम तारे और बड़े तारे में, सुपरनोवा विस्फोट होने के पश्चात ये जो संरचना है वो ब्लैक होल या कृष्ण छिद्र उसे हिंदी में कहा गया है में बदल जाता है। बड़ा तारा सुपरनोवा विस्फोट के पश्चात ब्लैक होल या कृष्ण छिद्र में बदल जाता है। ब्लैक होल जो है उसकी गुरुत्वाकर्षण क्षमता, ग्रेविटेशनल जो पावर है वो सर्वाधिक होती है। ब्लैक होल ब्लैक कलर का होता है। ब्लैक इसलिए क्योंकि इसकी जो गुरुत्वाकर्षण क्षमता है वो सर्वाधिक होती है। सर्वाधिक गुरुत्वाकर्षण क्षमता के कारण ही ये अपने ऊपर पड़ने वाले प्रकाश के जो कण है, जिसको हम फोटोन कहते हैं, इस प्रकाश के कणों को भी अपने में एब्जॉर्ब कर लेता है, समा लेता है। किसी भी वस्तु को देखने के लिए ये चाहिए कि इस वस्तु में जब प्रकाश पड़े और ये प्रकाश रिफ्लेक्ट होकर देखने वाले की आंखों में जब ये पड़े तब ये वस्तु हमें दिखाई देती है। प्रकाश आई, वस्तु से टकराई और हमारी आंखों में आई, तब ये वस्तु हमें दिखाई देगी। लेकिन इस ब्लैक होल में पड़ने वाला जो प्रकाश है वो इसी में समा जा रहा है, इसीलिए ये ब्लैक दिखाई देता है या काले कलर का, या बिल्कुल भी हमें नजर नहीं आता। तो ब्लैक होल बना हुआ है बड़े तारे के सुपरनोवा विस्फोट के पश्चात। ग्रेविटेशनल या गुरुत्वाकर्षण शक्ति सर्वाधिक इसकी होती है। तो तीन प्रकार के तारे हुए, एक है छोटा तारा, मध्यम तारा और दानव तारा। तीनों के अलग अलग जीवन चक्र होते हैं। छोटा तारा व्हाइट ड्वार्फ में जाकर समाप्त हुआ, मध्यम तारा सुपरनोवा विस्फोट या पल्सर स्टार में जाकर समाप्त हुआ, और जो बड़ा तारा है वो इस ब्लैक होल या कृष्ण छिद्र में जाकर समाप्त हुआ है। आगे बढ़ते हैं। अगला जो टॉपिक है हमारा वो है आकाश गंगा। आकाश गंगा को ही गैलेक्सी कहा गया है। रात्रि में आप सभी ने देखा होगा कि यदि आप रात में बाहर निकले और आसमान की ओर जब देखें तो तारों का एक विशाल ग्रुप या समूह हमें दिखाई देता है। तारों के इसी विशाल समूह को ही गैलेक्सी या आकाशगंगा कहा गया है। तारों का विशाल समूह आकाशगंगा कहलाता है। ये जो आकाशगंगा है वो तीन प्रमुख आकार के होते हैं। पहला जो इसका आकार है वो कहलाता है ओवल शेप या अंडाकार। अंडाकार अर्थात इस प्रकार की गैलेक्सी में, तारों के समूह में जो संरचनाएं हैं वो कुछ इस तरह की होंगी। अर्थात
ये एक प्रकार का अंडाकार गैलेक्सी है जिसमें अनेक तारे स्थित हैं। छोटे 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 बड़े अलग अलग आकार की ये तारे इसमें स्थित हैं। तो गैलेक्सी तारों का एक समूह जिसके 3 आकार बताए गए हैं, पाए गए हैं। तारों के विशाल समूह, पहला आकार है अंडाकार गैलेक्सी, ओवल शेप गैलेक्सी। इस ओवल शेप गैलेक्सी में ये जो केंद्र है, इसमें तारों का जो घनत्व है वो सर्वाधिक होता है, अर्थात सबसे ज्यादा जो तारे हैं वो इस केंद्र में पाए जाते हैं और बाहर की ओर तारों की संख्या, ये तारे दूर दूर होते हैं, ऐसा कहें। दूसरे प्रकार का जो तारा है उसे कहा गया है अनियमित। दूसरे प्रकार की जो गैलेक्सी है, गैलेक्सी के 3 प्रकार पढ़ रहे हैं। दूसरा जो गैलेक्सी है वो है अनियमित आकार की गैलेक्सी। अनियमित आकार की गैलेक्सी कहने का अर्थ यह है वो कुछ इस तरह से होगी, अर्थात उसमें कोई निश्चित आकार नहीं होगा, इस तरह से तारे उसमें फैले हुए होंगे। तो ये अनियमित आकार की गैलेक्सी दूसरे प्रकार की है। गैलेक्सियों में जो केंद्र है वहां पर तारों का घनत्व सर्वाधिक होता है, इस बात का ध्यान रखेंगे, और बाहर की ओर अपेक्षाकृत कम होते हैं। तीसरे प्रकार का जो गैलेक्सी है वो है हमारा सर्पाकार गैलेक्सी। सर्पाकार या स्पाइरल गैलेक्सी। सर्पाकार गैलेक्सी कहने का अर्थ ये है कि यहां पर जो गैलेक्सी है वो कुछ इस तरह के आकार की होगी। इसमें तारे कुछ इस तरह से फैले हुए होंगे। ये उसका केंद्र होगा, तो केंद्र में हमेशा तारों की संख्या सर्वाधिक होगी। तो तीसरे प्रकार की गैलेक्सी है स्पाइरल गैलेक्सी। स्पाइरल गैलेक्सी में केंद्र में ज्यादा तारे होंगे और बाहर की ओर तारों की संख्या क्रमशः कम होती जाती है। स्पाइरल गैलेक्सी सर्वाधिक पाई जाती है, अर्थात जितने भी गैलेक्सीज हैं उसमें सबसे ज्यादा स्पाइरल गैलेक्सी पाई जाती है। तो 3 प्रकार की गैलेक्सी हो गई हैं, एक है अंडाकार, दूसरी है अनियमित और तीसरी है सर्पाकार। पूरे ब्रह्मांड में ऐसे ही अरबों गैलेक्सियां पाई जाती हैं, अर्थात पूरे ब्रह्मांड में अरबों गैलेक्सियां पाई जाती हैं और प्रत्येक गैलेक्सी में अरबों तारे होते हैं, अर्थात एक गैलेक्सी में अरबों तारे और अरबों गैलेक्सीज हैं। इसका अर्थ यह निकलता है कि तारों की संख्या असंख्य है, तारों को गिना नहीं जा सकता। ब्रह्मांड विशाल है, तारे भी असंख्य हैं। ये जो सर्पाकार गैलेक्सी है, हम सभी जानते हैं कि हमारा जो सूर्य है वो एक तारा है और छोटा तारा है। सूर्य चूंकि एक तारा है, वो भी किसी ना किसी गैलेक्सी का एक तारा होगा। हमारी जो गैलेक्सी है या हमारा जो तारा सूर्य है, हमारा सूर्य इसी प्रकार की स्पाइरल अर्थात सर्पाकार गैलेक्सी का एक तारा है। मान लीजिए ये हमारा सूर्य है जो इस विशाल गैलेक्सी में कहीं एक कोने पर स्थित है। सूर्य के साथ उसका परिवार कहने का अर्थ ये है ग्रह, क्षुद्र ग्रह, एस्टेरॉइड, उपग्रह, ये सारे इस सूर्य के आसपास स्थित हैं। और ये सूर्य इस विशाल गैलेक्सी में अरबों तारों में से एक तारा है। इसीलिए चूंकि हमारा सूर्य इस गैलेक्सी में है, हमने इस गैलेक्सी को अपनी गैलेक्सी कहा है, हमारी गैलेक्सी। तो हमारी गैलेक्सी को हमने विशेष नाम दिया है। हमने कहा है हमारी गैलेक्सी का नाम है मंदाकिनी, या इसे हमने कहा है दुग्ध मेखला
जैसे अंग्रेजी में कहें तो मिल्की वे, अर्थात हमारी गैलेक्सी जिस पर हमारा सूर्य स्थित है उसे कहा गया है मंदाकिनी दुग्ध मेखला या मिल्की वे। हमारा जो सूर्य है वो अपने परिवार के सहित अर्थात सौर मंडल के सहित, ग्रहों सहित, उपग्रहों सहित इस गैलेक्सी का चक्कर लगा रहा है कुछ इस तरह से। सूर्य अपनी गैलेक्सी का चक्कर लगाता है, एक जगह स्थिर नहीं है, ये भी घूम रहा है। सूर्य जब अपने परिवार सहित इस गैलेक्सी का चक्कर लगाता है तो उस चक्कर लगाने में 25 करोड़ साल का समय लगता है, 25 करोड़ वर्ष का समय लगता है। इस 25 करोड़ वर्ष को ब्रह्मांड वर्ष कहा गया है। ब्रह्मांड वर्ष या कॉस्मिक ईयर। तो कॉस्मिक ईयर एक समय को प्रदर्शित करता है जो होता है 25 करोड़ वर्ष का। 25 करोड़ वर्ष सूर्य अपनी गैलेक्सी का एक चक्कर लगाने में लगाता है, समय लेता है। हमारा जो सूर्य है वो स्पाइरल गैलेक्सी के एक भुजा जिसका नाम है ओरियन, इसमें स्थित है। स्पाइरल गैलेक्सी है, 2 से अधिक भुजाएं हैं, भुजाओं में से एक भुजा है ओरियन। इस ओरियन नामक भुजा में ही हमारा सूर्य स्थित है। तो सूर्य स्थित है ओरियन नामक भुजा पर, चक्कर लगाता है 25 करोड़ वर्ष में। हमारी जो गैलेक्सी है जिसका नाम हमने कहा है मिल्की वे या मंदाकिनी, इसका जो पड़ोसी गैलेक्सी है उसका नाम है एंड्रोमेडा। अर्थात हमारी गैलेक्सी है कहीं पर, इस गैलेक्सी के बाजू में जो अन्य गैलेक्सी है, पड़ोसी गैलेक्सी, ये मान लीजिए हमारी गैलेक्सी है जिसको हमने मंदाकिनी कहा। तो इस गैलेक्सी के बाजू में सबसे नजदीक जो गैलेक्सी है वो है एंड्रोमेडा, ये वाली। तो हमारी गैलेक्सी का पड़ोसी है एंड्रोमेडा गैलेक्सी। अगला है तारामंडल। तारामंडल को ही नक्षत्र भी कहा गया है या नक्षत्र। जब हम आकाश की ओर रात्रि में देखते हैं तो हमें यह आभास होता है कि कई ये जो गैलेक्सियां हैं उसमें से, गैलेक्सियां में करोड़ों तारे हैं, अरबों तारे हैं, उसमें से कुछ तारों के विशेष समूह हमें नजर आते हैं जो कुछ किसी विशेष आकृति को दर्शाते हैं। मान लीजिए हमने आकाश की ओर देखा और आकाश की ओर देखने पर हमें तारे कुछ इस तरह से जमे हुए दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, तारे कुछ इस तरह के जमे हुए दिखाई देते हैं तो हम ये कल्पना करते हैं कि ये जो तारे हैं वो कुछ इस तरह से एक संरचना का निर्माण कर रहे हैं और ये जो संरचना है वो हमें मान लीजिए मृग या हिरण की तरह दिख रही है। तो हमने तारों के इस समूह को नाम दे दिया है मृग शिखा या मृग शीर्ष, छोटे समूह तारों के। मान लीजिए हमने कहीं पर और देखा, अलग अलग स्थानों पर अलग अलग दिख सकता है। अलग स्थान से हमने देखा तो हमें कुछ ऐसी आकृति नजर आ रही है तारों के। इसे हमने इमेजिन किया, कल्पना किया कि ये कुछ इस तरह का दिख रहा है और इस तरह तो दिखता है हाइड्रा। हाइड्रा एक जलीय एनिमल है, कह दें, समुद्र में पाया जाता है।
हाइड्रा इस तरह से दिखता है, तो हमने इस तारों के समूह को नाम दे दिया हाइड्रा। तो तारामंडल या नक्षत्र अंतरिक्ष में तारों के विशेष प्रकार के समूह होते हैं जो किसी निश्चित आकृति को प्रदर्शित करते हैं। जिस आकृति के वो दिखते हैं उसी आकृति का नाम हम उसे दे देते हैं। सबसे बड़ा जो तारामंडल है या नक्षत्र है वो है हाइड्रा। हाइड्रा सबसे बड़ा नक्षत्र है। इस तरह के जो नक्षत्र हैं उसकी वर्तमान में कुल संख्या 89 है, अर्थात 89 तारामंडल हैं वर्तमान में देखे जा चुके हैं, पहचाने जा चुके हैं। आज की कक्षा में इतना ही। आगे अगला जो हमारा विषय होगा, क्लास जब होगा, तब हम सूर्य और सौरमंडल साथ ही ग्रहों को, उसके पूरे परिवार को आगे हम पढ़ेंगे। धन्यवाद।